और अब देखिए संघ, संविधान और सियासत। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आरएसएस ने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाए जाने की वकालत कर दी है। दलील यह है कि ये दोनों शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, लेकिन राहुल ने दो टूक कहा है कि संविधान आरएसएस को चुभता है और दरअसल गरीबों के अधिकार छीनकर ये उन्हें दोबारा गुलाम बनाने के लिए आरएसएस का एजेंडा है, उनका सपना है जो कि देश कभी पूरा नहीं होने देगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों ने वोटर लिस्ट के दोबारा जो पुनर्निरीक्षण का काम होगा उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर दलितों, पिछड़ों, मजदूरों के मताधिकार को छीनने की साजिश रची है। गरीबों के वोट पर एक तरीके से डाका डाला जा रहा है। देखिए, चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली हो गई। हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। संविधान पर बयान फिर छिड़ा घमासान। सोशलिस्ट सेकुलर शब्द गुजरा नागवार। आरएसएस ने छेड़ दी रार। प्रस्तावना में क्यों हुआ इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल? आरएसएस के सवाल पर सियासी बवाल। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार, आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने ये बातें आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही, लेकिन कांग्रेस ने दो टूक कहा कि आरएसएस ने दिल से कभी भी बाबा साहब के संविधान को कबूल नहीं किया, दलितों, पिछड़ों का उत्थान कबूल नहीं किया। और होसबोले के बयान ने एक बार फिर इसका सबूत दे दिया। संसद से सड़क तक आरएसएस और बीजेपी को लगातार मनुवादी सोच का प्रतिनिधि बताने वाले राहुल गांधी ने दावा किया कि होसबोले के बयान ने आरएसएस का नकाब उतार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीन कर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे। हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। हालांकि बीजेपी ने आरएसएस नेता के बयान का बचाव किया, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को ये कबूल नहीं हुआ। दलील ये कि आरएसएस संविधान विरोधी है, दलित पिछड़ा विरोधी है, इसलिए उसे जाति जनगणना हजम नहीं होती, इसलिए उसे आरक्षण हजम नहीं होता। 2022 में जो साजिश थी चुनाव में, अब की बार 400 पार, संविधान अंबेडकर का बदलने का एक जो इरादा था, जनता ने नकार दिया। लेकिन कहीं न कहीं वो पीड़ा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आ गई, वो हिडन एजेंडा आ गया। अरे भारत का संविधान तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी की पूरी सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। तो क्या उसे समाप्त करके
अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाएगा? क्या अब भारत की 140 करोड़ को समता का अधिकार, समानता का अधिकार न करके एक दुनिया बसाई जाएगी पूंजीवादियों की, बड़े लोगों की? आज संविधान बदलो, कल रिजर्वेशन खत्म करो, और इसी तरीके से ये चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में अधिकार आ जाए। मैं बधाई दूंगा भारत की जनता को जिसने 2024 में इसे नकारा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अंबेडकर के संविधान के लिए लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी। कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं, वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को पढ़ें संजीदगी से। ये नागपुर से छपने वाले 15 पेज के से देश का ज्ञान नहीं होगा। देश की समग्रता को अगर समझना होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में चाहिए। मेंशन था या ना था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इंटीग्रल था हमारे संविधान का। ये कभी भी इंसर्ट किया गया हो अलग बात है। हालांकि पढ़ने लिखने वाली परंपरा के ये लोग हैं नहीं, फिर भी बड़ी प्यारी एक किताब आई है गोपाल कृष्ण गांधी जी के, बहुत प्यारी किताब है, द अनडाइंग लाइट। अगर कहेंगे तो हुस्बोले साहब को मैं भिजवा दूंगा, खरीदने से बचेंगे और चर्चा भी होगी कि एक बेहतर बहस की ओर ले जाइए। और हाँ, गोलवलकर साहब इन्हीं की श्रृंखला के कोई थे। आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है। इमरजेंसी के समय जो स्थिति थी इस देश में, उसकी क्यों नहीं बात करते? जब जिन दलों के साथ ये कहते थे, उन्होंने सामने सीधे सीधे आकर कहने लगे थे कि बगावत हो जाए इस देश के खिलाफ, हम प्रधानमंत्री का घर घेर लेंगे, सरकारें नहीं चलने देंगे। आपने जोर जबरदस्ती से गुजरात की सरकार गिराई, आप जोर जबरदस्ती से पटना में सरकारें गिराना चाहते हैं, तो वो छोड़िए। और ये वही बता दें फिर कि फिर आरएसएस ने स्वागत क्यों किया इमरजेंसी का। भाई खबर तो ये कि बाला साहब देवरस ने लिखा भी प्रधानमंत्री को उस बात की तारीफ करते हुए, इनके तमाम नेताओं ने उसकी तारीफ की। तो ये छोड़िए, संघ कभी कुछ भी बोल देता है, उसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लेनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी बता रहे विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण को गरीबों के वोट की डकैती बता दिया। दलील ये कि दलितों, पिछड़ों और मजदूरों को मतदान से वंचित करने की साजिश है, लोकतंत्र को लूटने की साजिश है। मात्र 2 महीना रह गए हैं और लीगल तरीका से, जैसा कि महाराष्ट्र में अनलीगल तरीके से वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे और महाराष्ट्र के चुनाव अनलीगल तरीके से वोटरों को ऐड कर करके और पूरी वोट को प्रभावित किया, और उसी वोट के बदौलत महाराष्ट्र में एनडीए सरकार अभी बनी। आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में 6000 लगभग वोटर वहाँ पढ़े, और वो साबित हो गया कि वहाँ पे अवैध तरीके से वोटर बनाया गया। इधर पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है
और पीछे पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के जिस विशेष पुनरीक्षण का ऐलान किया है, उस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेंगे। नए नियमों के तहत वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता की नागरिकता का सबूत देना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2025 के बीच जन्मे बच्चों में सिर्फ 2.8% के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है और 10 से 13% ने ही हाई स्कूल पूरा किया। ऐसे में गरीबों के पास ऐसे दस्तावेज कहां होंगे? बिहार के जो 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो वोट कैसे डाल पाएंगे? चुनाव विश्लेषकों और जानकारों ने भी विपक्ष की चिंता को जायज करार दिया। पहली बार इसकी नए सिरे से कसौटी बनाई जा रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है, और ये बिना किसी पार्टी से कोई बातचीत किए। आप गौर कीजिएगा, पिछले महीने चुनाव आयोग ने कहा कि हमने देश भर के राजनीतिक दलों से विशेष कंसल्टेशन शुरू किया है। नए चुनाव आयुक्त के आने के बाद उन्होंने कहा कोई 4,000 जगह पे हमने वार्ता की है पार्टियों से। उन्होंने 18 बिंदु का एजेंडा रिलीज किया कि हम इन चीजों पर चुनाव सुधार कर रहे हैं। उन सब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट, और इलेक्शन कैसे पारदर्शिता से हो, ट्रांसपेरेंसी उसमें रहे, इसकी चिंता चुनाव आयोग करती है। इसलिए इसमें राजनीतिक दल, अगर कोई बोगस वोटिंग होगा और ऐसे लोग मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है, तो अगर सबका पहचान होगा तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि सचमुच ये मतदाता बिहार में ही है या कहीं और मतदान कर रहा है और यहाँ भी नाम दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही पारदर्शिता की बात है। मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूं कि जुलाई 1, 1987 और दिसंबर 2, 2004 के बीच में भारत में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये क्यों देना पड़ेगा? अब तक तो नहीं था। नंबर 2, दिसंबर 2, 2004 के बाद जन्मे हुए लोग, ये आजादी के बाद पैदा हुई दूसरी पीढ़ी पे आ रहे हैं। पहली पीढ़ी को भी प्रमाण देना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को भी, आजाद भारत में पैदा होने वाली दूसरी पीढ़ी से ये प्रमाण मांगा जा रहा है। चीजों को परख करके, जांच करके, समझ करके कोई बात बोलना चाहिए। ऐसा ही किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और मेरे समझ से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव निष्पक्ष ढंग से इलेक्शन कमीशन कराती है। अगर निष्पक्ष ढंग से नहीं कराती तो आज इस तरह के परिणाम नहीं होते। परिणाम तो मिले जुले हो रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि हम तो मुख्यमंत्री बन रहे थे, हमको बनते बनते बेईमानी कर दिया, रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता जनादेश जिसको देती है वही सिकंदर है, वही जीत करके जाता है। वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र से जो बात शुरू हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया है, जनता को और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया है कि ये बिल्कुल प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और किसी के साथ उसमें गलती नहीं की जाएगी। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में सुधार इतना जरूरी था तो ये पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ये बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो रहा? कहीं बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं खेला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।